नमस्कार। मूक के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। समाजशास्त्र में पर्यावरणीय नैतिकता इस विषय पर केंद्रित मूक का यह कार्यक्रम आज के इस व्याख्यान का जो विषय है वह है मानव पर्यावरण और अंतःक्रिया, इस पर केंद्रित है। इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने बात की हुई थी व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार और अन्य अंतःक्रियाओं की। एक बार पुनः आज हम मानव पर्यावरण की बात करेंगे और उसके साथ जो पर्यावरणीय नैतिकता है उसके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ सामाजिक अंतःक्रिया और उससे संबंधित विभिन्न पहलू, विभिन्न घटक, इनको हम लोग देखेंगे। विद्यार्थियों, मानव निर्मित जो पर्यावरण है वह एक बृहद संकल्पना है। इसमें एकमात्र वह वस्तुएं या वह पर्यावरण नहीं है जिसका भौतिक रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में निर्माण या विकास किया गया हो, वरन इसमें सन्निहित जो बातें हैं उसमें विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण भी निहित है। इसके पीछे कारण क्या है यह समझने की आवश्यकता है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध उद्विकास के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखने की कोशिश करते हैं तो मनुष्य का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे पर्यावरण पर उसकी निर्भरता, उससे निकटता और अन्य बातें भी प्रभावित होती हैं। आदिकाल में या पाषाण काल में जब मनुष्य जंगलों में निवास किया करते थे, कंदराओं में रहते थे, कंद मूल फल खाते थे, तब भी प्रकृति के साथ में उनका एक जुड़ाव था। जो निर्भरता और सामंजस्य की बात थी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, वह समयानुकूल तरीके से आवश्यकताओं के अनुरूप उनका प्रयोग कर लिया करते थे। और आज भी जब हम प्राकृतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले समस्त संसाधन, चाहे वह वायु हो, प्रकाश हो, ऊष्मा या ऊर्जा हो, खनिज हो, खनिज तेल हो या अन्य तरह की वस्तुएं जो हमारे जीवन और विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं, जिनको प्रयोग करके हम विज्ञान के रूप में परिष्कृत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो सब प्रकृति से यदि मिल रही हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण मानवीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके विकास और विनाश दोनों में ही मनुष्य की भूमिकाएं देखने को मिल जाती हैं। इसीलिए जो सामाजिक अंतःक्रिया की बात आती है उसको पर्यावरण से जोड़ने की बड़ी महती आवश्यकता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कुछ देर बाद, लेकिन अन्य जो घटक हैं उनकी हम लोग बात अभी करते हैं। दूसरी आती है भौतिक पर्यावरण। मानव निर्मित वह पर्यावरण होता है जिसको व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार करता है। उदाहरण के रूप में आदिकाल से जब पाषाण युग से व्यक्ति धीरे धीरे आता हुआ उस युग में आता है जहाँ पर वह विज्ञान, उपकरण और तकनीक के समृद्ध स्वरूप में अपने आप को जीवन जीने की कोशिश करता है और उसके साथ कोशिश की जाती है कि वह विकास की नई परिभाषाओं को गढ़ने की बात करे, जिसमें सड़क, मकान, बिजली, पंखे, एयर कंडीशनर, सेल फोन्स और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में चलने वाले अंतरिक्षयान, युद्ध के लिए तैयार किए जाने वाले हथियार, कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण, ये सारी बातें जो हैं कहाँ से निर्मित होती हैं। ये जो भौतिक पर्यावरण का निर्माण किया जा रहा है वह मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और सुविधा के लिए तैयार करता है। अगले घटक के रूप में हम बात करते हैं उस पर्यावरण की जो पर्यावरण मानव निर्मित तो है लेकिन वह भौतिक स्वरूप में नहीं है, वह एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। उसका जो स्वरूप है वह स्वरूप अमूर्त स्वरूप है और अमूर्त स्वरूप हमारे मूल्यों के रूप में होता है, प्रथाओं के रूप में होता है, प्रतिमानों के रूप में होता है,
आस्था और विश्वास के रूप में होता है, सांस्कृतिक तत्वों के रूप में होता है, और ये जो बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ये सब जीवन को संचालित करने के लिए आवश्यक घटक के रूप में जाने जाते हैं। और यही वो विशेष रूप से तत्व माने जा सकते हैं जिनको हम कहते हैं कि वह व्यक्ति के व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रियाओं को नियंत्रित करने का भी कार्य करते हैं। अगले स्वरूप में हम देखते हैं वह घटक जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं, वैधानिक स्वरूप को लेकर आते हैं और औपचारिक स्वरूप में जीवन यापन और अंतःक्रियाओं के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे अभी सांस्कृतिक मूल्यों की। ये इसका अनौपचारिक स्वरूप है और अनौपचारिक स्वरूप के साथ साथ ही हमको औपचारिक मानव पर्यावरण के स्वरूपों को देखने की आवश्यकता होती है। और इसीलिए जब मानव जीवन और सामाजिक अंतःक्रियाओं की हम बात करते हैं तो मानव निर्मित पर्यावरण में भी अंतःक्रियाओं के स्वरूप को देखने के लिए इनके दोनों पक्षों को देखना अत्यंत आवश्यक है। एक बार पुनः मैं पुनरावृत्ति करना चाहूँगा, एक वह स्वरूप है जो औपचारिक रूप में जाना जाता है, दूसरी तरफ वह स्वरूप है जो अनौपचारिक रूप में जाना जाता है, और दोनों ही अंतःक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। यदि हम प्रसिद्ध विचारक मीड की बात करें तो मीड जब स्व की बात करते हैं, आत्मदर्पण की बात करते हैं, स्वयं को देखते हुए समाज और व्यक्तित्व के निर्माण की बात करते हैं, तो उन्होंने इस बात को विशेष रूप से बताने की कोशिश की कि हम अपने आप को समझने के लिए प्रयास करते हैं। अन्य यदि हम सामाजिक विचारकों की बात करें तो एडविन एच सदरलैंड की हम बात कर सकते हैं, जहाँ पर सदरलैंड इस बात को बताते हैं कि व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य सीखा हुआ व्यवहार होता है। अब ये जो सीखा हुआ व्यवहार है वो कहाँ से आता है? कौन सी सामाजिक अंतःक्रियाएँ हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को सिखाने में उसके लिए उपयोगी होती हैं या आधार का काम करते हैं? तो ये वो एजेंसीज़ हैं, वो अभिकरण हैं, जो अभिकरण समाज में मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। सबसे पहली और मूलभूत जो इकाई होती है वो परिवार होती है। परिवार से व्यक्ति सीखता है, सोचता है, समझता है और अपने आप को विकसित करने के आधार देता है। पड़ोस हो सकता है, अन्य समूह हो सकते हैं, कार्यस्थल हो सकते हैं, साहित्य हो सकता है, और इसके साथ साथ में श्रुत और लिखित दोनों ही स्वरूप में जो उपलब्ध कथानक हैं वो सब इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो इन अभिकरणों में हम दोनों तरह की चीज़ों को ले रहे हैं, जो मूर्त हैं वो भी और जो अमूर्त हैं वो भी, जो औपचारिक संसाधन है वह भी और जो अनौपचारिक संसाधन है वह भी। शिक्षा का स्वरूप भी हो सकता है, विज्ञान और प्रयोग का स्वरूप भी हो सकता है, प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, और इन सब के साथ ही साथ जो व्यवहार व्यवस्था का स्वरूप है वह भी हो सकता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये है कि हम समाज के अंदर विद्यमान प्रत्येक तरह की इकाई, प्रत्येक तरह के तत्व, समस्त घटक और उनके आपसी समीकरण, इनको यदि देखते हैं तब सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए उनके प्रभाव को देख सकते हैं। और यही बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जब मानव निर्मित पर्यावरण में उसको प्रभावित करने वाले कारक और उनसे प्रभावित होने वाले कारक, दोनों ही चीज़ों को जब हम देखते हैं तो सामाजिक अंतःक्रिया के लिए इन बातों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे बात की मीड की, आपसे बात की सदरलैंड की, एक और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मार्ट्ज़ा की। मार्ट्ज़ा एक ऐसे सामाजिक विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि व्यक्ति को जो व्यवहार होता है वह व्यवहार एक सोशल वेव होती है, एक सामाजिक बहाव होता है, एक ऐसा परिवेश होता है, उस परिवेश के बहाव में व्यक्ति कार्य करने की कोशिश करता है, अच्छा या बुरा। इसका वो ना तो समीकरण को देखने की कोशिश करता है और ना ही सामाजिक परिस्थिति को जानने समझने की बहुत ज़्यादा स्थिति में होता है। समाज का एक ऐसा हिस्सा होता है, समाज का ऐसा पर्यावरण होता है जिसके बहाव में वह आगे बढ़ता जाता है।
यानी व्यक्ति का स्वयं का जो दायित्व है वह मूलभूत दायित्व निर्वाह करने के लिए कितना आगे आ रहा है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस पूरे सामाजिक परिवेश में, उस मानव पर्यावरण में जो बहाव की स्थितियाँ, दबाव की स्थितियाँ पैदा होती हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जैसा परिवेश व्यक्ति के व्यक्तित्व में उस तरह के अंश आ जाते हैं। तो मार्जा के इस बहाव के सिद्धांत के बाद हम कुछ और आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो उसमें विशेष रूप से यह भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति जब अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है या उसको आकार देने की कोशिश करता है, तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक, इस तरह के जो सारे तत्व हैं वो कहीं ना कहीं उसको ऐतिहासिक रूप से जो दृष्टिगोचर होता है वह उसका आधार और कारण समझाने की कोशिश की जाती है। हम साइकोपैथिक पर्सनालिटीज़ की बात कर सकते हैं, फोबियाज़ और मैनियाज़ की बात कर सकते हैं, और केवल इतना ही नहीं, व्यक्तित्व के जो 3 हिस्से विशेष रूप से होते हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन की हम बात करें, इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करें, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस की बात करें, तो ये वो सारी बातें हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने की बात करते हैं। लेकिन कुछ सामाजिक विचारक इस तरह के भी हैं, वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो आर्थिक पक्ष होता है वो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, और यही वो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझने की हो जाती है कि क्या व्यक्ति अपने आर्थिक लाभ के लिए प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण से छेड़छाड़ करता है? बिल्कुल। बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर व्यक्ति विचलनकारी या अपराधकारी व्यवहार में जुट जाता है केवल आर्थिक लिप्सा के लिए, पद लोलुपता के लिए, राजनीतिक सत्ता के लिए। यानी जो शक्ति और अधिकार की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर मनुष्य का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो केवल और केवल उपलब्धि हासिल करना चाहता है। रास्ते क्या हैं उस पर ज़्यादा गहन गंभीरता से चर्चा नहीं करता है। पिछले एपिसोड में हमने इसकी बात की थी जहाँ पर हमने एनोमी थ्योरी या नियम विहीनता या मूल्य विहीनता या आदर्श विहीनता की बात की हुई थी। उस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात को हम लोगों ने बहुत विस्तार से समझने की कोशिश की थी, और संक्षेप में आज पुनः मैं उसको पुनरावृत्ति करना चाहूँगा संक्षेप में, कि जब लक्ष्य और संसाधन दोनों ही सीमित हों या दोनों के बीच का जो स्वरूप है वह समाज, संस्कृति और विधि के द्वारा मान्य है या नहीं है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तो व्यक्ति के व्यवहार और उसके परिणाम को दर्शाता है। तो ये जो अंतःक्रियात्मक दशाएं हैं उसमें ये सारे के सारे नियम, सारे के सारे सिद्धांत और समस्त कारक आर्थिक कारकों के साथ भी उतने ही जिम्मेवार होते हैं। और इसीलिए जब प्राकृतिक पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होती है, मानव निर्मित पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होती है या सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, तब वह पूरी व्यवस्था टूटने लगती है। और ये जो सामाजिक व्यवस्था का टूटना पाया जाता है वहाँ पर अंतःक्रियाओं की समझने की बड़ी आवश्यकता महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जब हम समाजशास्त्र और नैतिकता की बात करते हैं, विशेष रूप से पर्यावरणीय नैतिकता की बात करते हैं, तो 2 बातें उसमें हम सबको समझने की बड़ी आवश्यकता है। वो ये कि समाजशास्त्र के उस स्वरूप को हम जानने की कोशिश करें जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन तो करता है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन करता है, सामाजिक प्रघटनाओं का भी अध्ययन करता है, लेकिन इन सबके साथ साथ सामाजिक समस्याओं के स्वरूप को पहचानने की कोशिश की जाती है, उनके कारणों की खोज होती है और उसके निराकरण के लिए भी वह आगे आने की बात करता है। और इसीलिए जब हम पर्यावरणीय नैतिकता की बात करते हैं जो समाजशास्त्र के अंदर हमें देखनी है, तो हमको उन सारे मूल्यों की बात करनी होगी जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित, संरक्षित कर सकते हैं, इको बैलेंस की बात कर सकते हैं। और इसमें पशु पक्षी भी उसका एक हिस्सा होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स की यदि हम बात करते हैं तो क्या व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर में, उसके शरीर के अंदर बनावट कुछ ऐसी होती है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो ये जो व्यक्ति को नियंत्रित करने के बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें विशेष रूप से जिन लोगों ने चर्चा की है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। और व्यक्ति के शरीर में अंतर्निहित जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियां
कुछ विशेष किस्म के हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। इन हार्मोन्स का सीक्रेशन जब होता है तो दो तरह से होता है, क्या वो हाइपर फंक्शन के रूप में आ रहा है या हाइपो फंक्शन के रूप में आ रहा है। अत्यधिक मात्रा में स्राव होने लगता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार में अलग तरह का परिवर्तन देखा जाता है, और यदि बहुत कम मात्रा में इसका उत्सर्जन होता है तब व्यक्ति के व्यवहार में अलग तरह की परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं उदाहरण के रूप में जनन ग्रंथि की बात करता हूँ। यह एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो व्यक्ति की शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, और यदि इसमें से उत्सर्जित होने वाला जो हार्मोन है, हार्मोन सीक्रेशन जो होता है, अत्यंत कम मात्रा में होता है तो देखिए वहाँ पर जो पुरुष वर्ग है उस पुरुष वर्ग का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। वयस्क की आयु में भी उसकी आवाज़ बहुत पतली होगी, चलते समय लचकीलापन होगा, उस प्रजाति के आधार पर दाढ़ी या मूंछ का जो विकास होना चाहिए वो अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति भीड़ में, पुरुषों के बीच विशेष रूप से बात करते समय संकुचित अवस्था में रहता है, सकुचाता है, सर में संकोच करता है। तो हार्मोन सीक्रेशन का जो हाइपो फंक्शन है ये वो कारण है। मानसिक दशा क्या प्राप्त होती है, क्या मिलता है, ये अध्ययन करने का दूसरा विषय है। लेकिन यदि यही अत्यधिक मात्रा में स्राव करने लगता है तो बहुत अर्ली एज में बालक के शरीर में वो उभार महसूस होने लगते हैं या उस तरह के अंश देखने को मिल जाते हैं जो एक वयस्क व्यक्ति में होना चाहिए। यानी अर्ली एज में दाढ़ी मूंछ का विकास होना, आवाज़ भारी हो जाना, हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, और यहाँ तक कि शरीर बलिष्ठ हो जाना। यानी 10-15 वर्ष का बालक ऐसा लगता है जैसे 20-22 वर्ष के बालक के बराबर हो रहा है। लेकिन बौद्धिक क्षमता उसकी जैविक आयु है या मानसिक आयु हो, उसके आधार पर ही उसकी निर्भर करती है। तो ये जो हार्मोन सीक्रेशंस हैं उस व्यक्ति का एडजस्टमेंट ना अपनी उम्र के व्यक्तियों के साथ हो पा रहा है और ना ही अपने से अधिक उम्र के व्यक्तियों के साथ हो पा रहा है। बिल्कुल इसके विपरीत यदि महिलाओं में देखते हैं तो बिल्कुल इसी तरह के उनके शारीरिक विकास की बात आती है। तो ये अलग अलग तरह की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो व्यक्ति के न केवल व्यक्तित्व को, शारीरिक विकास को, वरन मानसिक विकास और उसके व्यवहार को ही प्रभावित करते हैं, और जो सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं वो उसके इस तरह के विकास की बात इससे प्रभावित होती हैं। इसीलिए सबसे शुरुआती दौर में मैंने इस बात को कहा था कि मानव के उद्विकास के सिद्धांत से जब हम आगे बढ़ते हैं तब से लेकर के आज तक ऐतिहासिक रूप में जितने भी सिद्धांत और विचारधाराएँ आई हैं उन विचारधाराओं में हमें इन बातों को देखने की आवश्यकता है, तभी हम अंतःक्रिया के समस्त स्वरूपों को पहचान सकते हैं। इसके थोड़े से और आगे हम जाते हैं। हमने मनोवैज्ञानिक कारकों को देखा, हमने जैविक कारकों को देखने की कोशिश की, हमने आर्थिक पक्ष को भी समझने की कोशिश की, और इसके साथ साथ सामाजिक कारकों को भी इसके अंदर आपने सन्निहित करने की बात की। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम बात करते हैं तो ये सारे जो सिद्धांत हैं वो केवल और केवल ऐतिहासिक महत्व के हो सकते हैं। इनसे आगे बढ़ कर के आज जिन बातों को समझा जा रहा है वह मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। यानी जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो बहुकारकी सिद्धांतों पर निर्भर करता है। यानी व्यक्ति एकमात्र कारण से प्रभावित नहीं होता, वरन एक से अधिक कारक हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के क्रियाओं को और व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देने के लिए जिम्मेवार होते हैं, जिनमें सामाजिक कारक भी हो सकते हैं, आकस्मिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं, मौसम संबंधी दशाएं हो सकती हैं, पर्यावरण हो सकता है, भौगोलिक परिस्थितियां हो सकती हैं। भौगोलिक परिस्थिति के बारे में एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भौगोलिक परिस्थिति के विचारक हैं, चाहे हम क्वाइटलेट की बात करें या गहरी की बात करें, तो ये तो इस बात को बताते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाता है उसका व्यवहार ज़्यादा विनम्र हो जाता है, जैसे जैसे वो भूमध्य रेखा की ओर आता है वैसे उसका व्यवहार ज़्यादा उग्र हो जाता है। तो ये क्यों? उससे क्या होता है? उनकी अंतःक्रिया में क्या फ़र्क पड़ता है? और इसलिए जब व्यक्ति के व्यवहार की गणना की जाती है, उसके मूल्यांकन और आकलन करने की बात की जाती है, तब ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि यदि एग्रेसिवनेस है तो क्या भौगोलिक या पठारी क्षेत्रों ने व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया है या प्रभावित किया है? बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें आती हैं। मौसम के आधार पर भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने की परिस्थितियों को दर्शाने का काम भी किया है कि ठंड के मौसम में व्यक्ति का व्यवहार अपेक्षाकृत कैसा होगा, जैसे जैसे बारिश का मौसम होगा वैसे विघटनकारी व्यवहार पैदा हो जाएगा जो नैतिकता के विरुद्ध होगा,
और गर्म मौसम जैसे ही आता है वैसे ही व्यक्ति के व्यवहार में उग्रता आने लगती है। लेकिन ये सिद्धांत भी समय विशेष पर आया, आलोचनाएं हुई, समालोचना के बाद इसके बाद वाद प्रतिवाद के साथ में अन्य पक्ष पैदा होते हैं और फिर धीरे धीरे विचारधाराओं में परिवर्तन आने लगता है। तो ये सब ऐतिहासिक परिदृश्य के बाद में जो बहुकारकी सिद्धांत आया है उसमें इन्होंने सारी बातों को कह रखा है। तो अब ये जो अंतःक्रियात्मक चीज़ें हैं, यानी इतनी सारी चीज़ें जो हैं व्यक्ति के सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करने की होती हैं, लेकिन ये सब पर्यावरण के साथ कैसे जुड़ती हैं, ये हमारे साथ बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे आर्थिक पक्ष की मैंने बात की, यदि व्यक्ति त्वरित लाभ के लिए कोई कार्य करता है तब वह प्राकृतिक पर्यावरण का अतिरेक में दोहन करता है, और वो जो अतिरेक में दोहन होता है वह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है वरन वैधानिक परिस्थितियों के साथ भी उल्लंघन करने की स्थिति में परिभाषित हो जाता है। और बिल्कुल यही बात आती है भौतिक पर्यावरण जो मानव निर्मित है उसके दुरुपयोग की भी। तो जहाँ पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात करते हैं, जहाँ पर व्यक्ति के व्यवहार की बात करते हैं, उनके सिद्धांतों को हम देखने की बात करते हैं, उसके साथ साथ में हमको कोरिलेट करने की आवश्यकता महसूस होती है। और इसीलिए मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी के अंतर्गत एक और विशेष चीज़ आती है, वह होती है वैश्विक प्रतिस्पर्धा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा को विशेष रूप से समझने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि व्यक्ति के पास में संसाधन सीमित होते हैं और उन सीमित संसाधनों के साथ में वह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है। और यदि वहाँ पर वह निश्चित रूप से वैधानिक नियमों का अनुपालन करते हुए उनको स्वीकार नहीं कर पाता है, तब नियमों के विपरीत जाकर के वह काम करने की कोशिश करता है, जिससे संबंध टूटते हैं, विधान टूटते हैं, मूल्यों में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, और तब व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति की जो अंतःक्रियाएं हैं, वह सामाजिकता से हट जाती हैं, नैतिकता का वहाँ पर ह्रास होने लगता है। और यही अंतःक्रियात्मक परिस्थितियों में जब नैतिकता का ह्रास होता है तो निश्चित रूप से मानव निर्मित पर्यावरण के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण को भी ठेस पहुंचती है। यानी पूरे चक्र की यदि हम बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि हम अपने आसपास के भौतिक और प्राकृतिक और सांस्कृतिक, मैंने 3 घटकों की अलग अलग बात की हुई थी, चौथा घटक जो वैधानिक था उसको भी हम ले रहे थे, लेकिन इनको यदि हमको व्यवस्थित रूप से रखना है तो निश्चित रूप से सामाजिक अंतःक्रिया के सकारात्मक पक्ष को ही समाज तक लेकर के आने की आवश्यकता होती है। व्याख्यान को समाप्त करने के पहले एक बार पुनः मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ। मीड, सदरलैंड, मार्ट्जा, सेल्डन और ग्लुएक, क्रेस्मर, क्वेटलेट और ग्योरी, इस तरह के जिन सामाजिक विचारकों की मैंने आपसे बात की थी, इनके उन स्वरूपों को, उनके सिद्धांतों को और इनके दिए गई बातों को, विचारों को एक बार पुनः हमको समझने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। उन सबको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद यह तय करने की स्थिति में होते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार किन किन कारणों से निर्मित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।